ज्योग्राफी में आज हम एक लेक्चर और आगे बढ़ेंगे। देखिए गुरुप्रगट, हम एनवायरनमेंट में लैंड पॉल्यूशन की सीरीज़ कर रहे थे। इसमें हमने 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सभी वो 6 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़े जो करने ज़रूरी थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी के नाम याद होंगे। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पहला, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और एक ख़ास तरह के वेस्ट का जिक्र करेंगे। आज हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का जिक्र करेंगे और हम रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हर बारीकी को, हर कंसेप्ट को समझेंगे। लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कई सारी कनेक्टेड स्टोरीज़ मुझे बतानी आज ज़रूरी हैं। बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट को हम सरलता से समझा देंगे। जितना आपके लिए आवश्यक है उसे बहुत ब्यूटीफुली कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो बहुत ही अनड्यू कुछ डिटेल्स हैं वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं। चलिए सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आज की डेट में आप बात करें तो भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसने ये टारगेट रखा है कि 2022 तक वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी के स्केल में काउंट होगा। जब हम इकोनॉमी को ग्रो करने की बात करते हैं तो पहला कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन की बात आती है तो पहली चीज़ माइंड में आती है एनर्जी, और जब एनर्जी की बात आती है तो माइंड में आते हैं सोर्सेस, फ्यूल, और जब फ्यूल की बात आती है तो आज की डेट में हम कई तरह के इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स का पार्ट हैं जिसमें हम प्लेज्ड हैं कि हम कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे, जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें हम एनवायरनमेंट और हेल्थ को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हमारे कमिटमेंट्स हैं, जिसमें हम इंटरनेशनल डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे रिड्यूस करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लंबे समय से एक फ्यूल को एनर्जी के सोर्स के तौर पर बहुत ही सेफ, रिलायबल, अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंटली क्लीन फ्यूल के तौर पे काउंट किया जा रहा है, और वो है न्यूक्लियर प्रोसेस के माध्यम से यूरेनियम बेस्ड फ्यूल या फिर थोरियम बेस्ड फ्यूल, यानी कि कुल मिलाकर के न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी। आज अगर हम बात करें भारत में 16 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं। टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 3% कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर पावर एनर्जी है। टोटल जितनी प्रोड्यूस हो रही है 6.7 गीगावाट आज की डेट तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और हर एक गीगावाट 1000 मेगावाट होता है। टोटल 6700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम 2020 तक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम 2020 तक लगभग 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वाया न्यूक्लियर पावर, यानी कि 20 गीगावाट। हम 2032 तक 65,000 मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे। हम 2052 तक 275 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। आज की डेट में जितेंद्र सिंह के द्वारा मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज राज्यसभा में ये कहा गया कि 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में टोटल 4 टन यूरेनियम वेस्ट क्रिएट होता है। अगर एक्चुअल डाटा देखें तो ये बहुत गुना हो जाता है, लेकिन उसमें उन्होंने ये बयान दिया कि हम क्लोज्ड फ्यूल सिस्टम यूज़ करते हैं। मैं क्लोज्ड फ्यूल सिस्टम आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से हमारा वेस्ट कम हो जाता है। लेकिन 4 टन यूरेनियम वेस्ट अपने आप में बहुत उत्कृष्ट और बहुत ही अलग श्रेणी का वेस्ट काउंट होता है बाकी वेस्ट के कंपैरेटिवली। क्यों यूरेनियम वेस्ट और क्यों रेडियो एक्टिव वेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग वेस्ट माना गया है? इसका हाफ लाइफ साइकिल जो है वो बहुत लंबा होता है, कुछ सेकंड से लेकर के कुछ हज़ार सालों तक है ये, यानी कि इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस होता है, और इसकी ह्यूमन हेल्थ, बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स एंड वेजिटेशन, इनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कैंसर से लेकर के, यानी कि कार्सिनोजेनिक से लेकर के जेनेटिकल डिसऑर्डर्स तक क्रिएट करने में सक्षम है। कई, जैसे आज की डेट में वाइट ब्लड सेल्स का कम बनना, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होना, स्किन के कैंसर हो जाना,
कई तरह से सेल में म्यूटेशंस होकर के माइटोसिस के माध्यम से आपको कई तरह के कैंसर, ब्रीदिंग इश्यूज़, लिवर, किडनी, इंटेस्टिनल फेलियर्स, स्टिल बर्थ पैदा होने, मिसकैरेजेस हो जाने, इनफर्टिलिटी प्रमोट होना, सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तरह का पॉल्यूटेंट ही हुआ। अब ऐसे में अगर हम देखें तो आज हम 6.7 मेगावाट बना रहे हैं। हमने टारगेट रखा है 2020 तक 20 मेगावाट का। उसके आगे चले जाएं तो हम ये कह रहे हैं कि हम लगभग 65 मेगावाट बनाएंगे। 65,000 2032 तक वेस्ट और प्रोड्यूस होगा। लंबे समय से हमारा एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। 1950 में होमी भाभा के द्वारा एक कल्पना रखी गई थी कि कंट्री के अंदर हम 3 स्टेजेस में न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्टिवेट करेंगे। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का पार्ट है। अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में समझा दूं कि ये 3 स्टेजेस सिस्टम क्या रखा गया था, उन्होंने ये कहा था कि शुरुआती दौर में हम बॉयलर बेस्ड रिएक्टर्स, बॉयलर पावर्ड रिएक्टर्स हम इंपोर्ट करेंगे। जो 2 रिएक्टर्स हमने इंपोर्ट किए, उसके माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी आएंगी, फिर हम अपने इंडिजीनियसली हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स डेवलप करेंगे। आज इंडिया के पास पूरी टेक्नोलॉजी है और 100% सेल्फ सफिशिएंट है हम इंडिजीनियस वे में हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स की फील्ड में। उन्होंने कहा कि इसमें जो फ्यूल यूज़ होगा, उस फ्यूल को जब स्टॉक किया जाएगा और जब उसी फ्यूल के बेसिस पे रीप्रोसेसिंग होकर के वही स्पेंट फ्यूल दोबारा यूज़ होगा, तो सेकेंड स्टेज के हमारे रिएक्टर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे, जो एक तरह के फास्ट रिएक्टर्स में काउंट होंगे। और इन फास्ट रिएक्टर में यूज़ होगा प्लूटोनियम 238, जो पहले के यूज्ड फ्यूल से डिराइव करेंगे हम। तब तक हम इस लेवल तक आ चुके होंगे कि फर्स्ट साइकिल के दौरान इतने का फ्यूल यूज़ हो चुका होगा कि उससे एबंडेंस अमाउंट ऑफ यूरेनियम 238 मिल जाएगा। इसके बाद जब थर्ड स्टेज तब बिगिन होगी जब हम इस कैपेसिटी तक आ जाएंगे कि हम हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेजेस में, जिसमें हम प्योर ब्रीडर रिएक्टर्स यूज़ करेंगे, जिसमें हम थोरियम को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। और वो थोरियम हम डिराइव करेंगे कंट्री में अबेंडेंटली अवेलेबल मोनाजाइट सैंड से, क्योंकि थोरियम का और मोनाजाइट है, और मोनाजाइट बड़े लेवल पर केरला एंड तमिलनाडु में कोस्टल एरिया में वो रेत मिलती है। ये उनकी कल्पना है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के बारे में आप सभी जानते हैं। BARC इस क्षेत्र में लंबे समय से काम करता रहा, और आज की डेट में अगर हम देखें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर ही सिविल और मिलिट्री दोनों न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं। बार्क इन दोनों की जिम्मेदारी लेता है। समय आगे बढ़ा। यही 1950 का समय था जब एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा झारखंड के कुछ इलाकों में कुछ मिनरल्स एक्सप्लोर किए जा रहे थे, और उनके साथ सहयोगी इंडियंस ने कुछ मिनरल्स आइडेंटिफाई किए, जिन मिनरल्स का पता लगा कि ये यूरेनियम है और ये बड़े लेवल पर यूज़ हो सकता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए। ये यूरेनियम की खोज उस समय में जो की गई, ये जो भारत है, इसका झारखंड का इलाका, यहाँ पे बहती है नदी सुवर्ण रेखा, जिससे गोल्ड नगेट्स मिलते थे, इसलिए नाम इसका सुवर्ण है। सुवर्ण रेखा नदी जो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, इसको याद रखने का एक तरीका और भी बहुत बेहतर है कि ये ईस्ट कोस्ट की वो एक नदी है जो क्या बनाती है, एस्चुरी। बाकी सभी नदी डेल्टा बनाती हैं, ये एस्चुरी बनाती है। सुवर्ण रेखा छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकल करके झारखंड से आगे बढ़ती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसी सुवर्ण रेखा नदी के इस तरफ अगर आप देखें तो आपको मिलेगा जादूगोड़ा, घाटशिला, बगजात। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जादूगोड़ा है। आपसे कोई पूछे कि भारत में यूरेनियम कहाँ से मिलता है, आंख बंद करके आंसर कीजिए जादूगोड़ा। जादूगोड़ा क्यों महत्व में है, जादूगोड़ा में ट्राइबल लोगों के साथ क्या हो रहा है, सरकार के द्वारा आंकड़े क्यों छुपाए जाते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरेस्ट इस एरिया में क्यों है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड किस तरह से काम कर रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यूरेनियम का पता लगा 1950 में। 1967 में यहाँ पर यूरेनियम एक्सकवेशन हुआ और यूरेनियम माइनिंग स्टार्ट हुई। यानी कि अगर बात करें आज से लगभग 40-42 साल पहले, जहाँ के लोग अपने फॉरेस्ट लाइफ में डिपेंडेंट थे, सुवर्ण रेखा के प्रिस्टाइन वाटर से नगेट्स ढूंढा करते थे, आसपास के माइनर फॉरेस्ट और मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को चुन करके अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहे थे। कई तरह के उनके सैक्रेड फॉरेस्ट ग्रुप्स थे जो उनके लिए धार्मिक तौर पर बहुत बड़ी मान्यता रखते थे। आज जीवन वैसा नहीं है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लगभग 5000 लोगों को रोज़गार दे दिया है।
और लगभग 50,000 लोगों को बीमारियाँ। ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल चुकी है। अब इसी के बेसिस पर जब हम एक्सप्लोर करें तो हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। 1967 से जब यूरेनियम यहाँ पर मिला, हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमें ये ढूंढना था। कारण ये था, जब हम आगे बढ़ते हैं इसी यूरेनियम के माध्यम के बेसिस पर जब हमने फ्यूल्स डेवलप किए, 1974 में हमने राजस्थान के पोखरण नाम की जगह पे स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया पूरे विश्व को कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं, हम में ये क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पूरी रूप से आलोचना की गई और इस आलोचना के तहत कई तरह के हम पर प्रतिबंध भी लगाए गए। समय आगे बढ़ा। मई 1974 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। मई 1998 का समय था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। एक नहीं 5 भिन्न भिन्न एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें यह बताया गया कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विकसित करने में सक्षम नहीं हैं, हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। हम उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सिविल यूज़ ही नहीं, हमें एटॉमिक बम भी बनाना आता है। जितने अलग अलग डिग्री से फ्यूल यूज़ करना था, डिफरेंट एनरिचमेंट के स्केल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो 5 तरीके हो सकते हैं वो 5 तरह से काम करके दिखा दिया था। इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। अमेरिका ने फ़ोन किया, कहते ऐसा क्यों किया? कहते किया तो किया, बस फिर बैन लगा दिया। हम पर कई तरह के एम्बार्गोज लगाए गए। न्यूक्लियर फ्यूल तो पहले से ही बंद था 1974 से। 34 साल का सूखा देखा हमने न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, रिएक्टर्स एंड फ्यूल के मामले में। इसी चीज़ ने मजबूर किया कि इंडिजीनियस प्रोग्राम डेवलप करो। इसी चीज़ ने मजबूर किया कि इंडिजीनियस सोर्सेज होने चाहिए। और उसके बाद 1998 के कई तरह के प्रतिबंध। समय आगे बढ़ा। 2008 कोई भी प्रतिबंध ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। 2008 का समय आया। रिसेशन ने पूरी ज़बरदस्त तरीके से विश्व को चपेट में ले लिया। भारत इस रिसेशन से बचा रहा। अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए प्रोडक्शन को राइज करना था। प्रोडक्शन राइज तभी हो सकती थी अगर कंज्यूमर मिलेगा, डिमांड क्रिएट होगी। कंज्यूमर बड़े पैमाने पर भारत में एग्जिस्ट करता था। 100-125 करोड़ लोगों का बाजार छोड़ा नहीं जा सकता था। कई तरह की ढील बरती गई। मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2018 में भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे एग्रीमेंट 1, 2, 3 के नाम से जाना जाता है। तब से लेकर के अब तक भारत अमेरिका, रशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बायलैटरल एग्रीमेंट करके सिविल न्यूक्लियर डील्स क्रैक करता है और सिविलियन पर्पस से इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री, रिसर्च, इन चीज़ों के लिए सिविल फ्यूल टेक्नोलॉजी और अदर नो हाउ परचेज करता है। मुद्दे की बात यह है कि भारत को अभी भी एक तरह का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है। वो फ्यूल का कई तरह के इक्विपमेंट्स, कई तरह की मशीन्स, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नो हाउ उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं है, NSG। भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट बनने के बहुत प्रयास किए और आज से 2 साल पहले ये मुहिम बहुत ज़ोर शोरों पर रही। लेकिन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का एक रूल है कि उसके जितने भी मेंबर पार्टीज़ हैं, उनमें से कोई भी एक मेंबर पार्टी यदि ऑब्जेक्शन रेज कर दे तो सभी को उसकी बात माननी होती है और नए प्लेयर की एंट्री नहीं होती। इसमें चाइना के द्वारा ये कंडीशन रखी गई थी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अगर इंडिया को इंडक्ट किया जाना है तो इस साउथ एशिया रीजन का बैलेंस बना रहे, इसके लिए पाकिस्तान को भी इंडक्ट किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बाकी कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने चाइना के इस निर्णय का विरोध किया कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान इंडक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा चोरी से ली गई तकनीक के माध्यम पर अपना प्लान सारा डेवलप किया गया है और पाकिस्तान के द्वारा टेक्नोलॉजी को चोरी करवाया भी गया है, लीक किया गया है लीबिया और बाकी देशों के पास। इस वजह से इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में चाइना के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज नहीं रहा और फाइनली एंट्री भारत को भी नहीं मिली। इस वजह से भारत NSG में फेल रहा। इस पर कभी वृहद डिस्कशन करेंगे। NSG में भारत के ना आने के पीछे के तर्क और भी रहे। चाइना का और वर्ल्ड लेवल की बाकी कंट्रियों का कहना था कि क्योंकि इंडिया NPT का सिग्नेटरी नहीं है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, क्योंकि भारत CTBT का सिग्नेटरी नहीं है, तो भारत को NSG में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। रूल ये है कि भारत पहले NPT साइन करे और फिर NSG में आए। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बहुत सी कंट्रीज़ जिनको दिखता था कि न्यूक्लियर में ट्रेड हो सकता है, वो ये चाहती थी कि भारत NPT में ना आए हुए भी आज दिन तक
एनपीटी की सभी शर्तों को एनपीटी की सिग्नेटरी कंट्री से भी ज़्यादा मानता रहा है, सीटीबीटी के सभी रूलों को ज़्यादा मानता रहा है। इंडिया का खुद का सेल्फ कंट्रोल ही इतना स्ट्रांग है कि एनपीटी के बाहर रहते हुए भी उसने किसी चीज़ की उल्लंघना नहीं की। ना तो आज दिन तक कोई एक्सीडेंट है, ना किसी तरह का कोई एमिशन है, ना किसी तरह की कोई रूल ब्रेच है, ना टेक्नोलॉजी का प्रिल्फ्रेज हुआ, ना लीकेज हुआ, ना पेनिट्रेशन हुआ, ना किसी से फार्मूला शेयर किए गए। ये सारी चीज़ें मान्यता में दिखती हैं भारत के। भारत ने कई तर्क दिए। भारत ने कहा मैं वो देश हूँ जिसने 1955 में पंच सिद्धांत दिए हैं जवाहरलाल नेहरू के तहत, जिसमें मैंने ही ये कहा था कि किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे किसी तरह का न्यूक्लियर स्टेट अटैक ना करे, जिसमें मैंने ये कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी को सारे नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को अपने एम्बिट में ले लेना चाहिए ताकि उन्हें कोई थ्रेट ना पहुंचाए, जिसमें मैंने ये कहा था कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए जितने भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसमें मैंने ही ये कहा था कि किसी तरह के फर्दर एक्सप्लोजन या एक्सपेरिमेंट्स न्यूक्लियर की फील्ड में ना किए जाएं। ये मैं था जिसने ये सिद्धांत दिए हैं, जो मैं हूँ जिसने कहा है कि प्रोलिफरेशन ना हो, ये मैं हूँ जिसने कहा है कि टेस्ट बैन किया जाए, ये मैंने है जिसने कहा है नॉन न्यूक्लियर स्टेट को समर्थन दो। लेकिन मुद्दे की बात जब समय आगे आया 1965 नॉन अलाइन मूवमेंट में भारत ने अपने इन्हीं सिद्धांतों को दोहराया। लेकिन भारत का एक उस समय कहना ये था कि ऑलरेडी जो इस समय अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, ये सभी के सभी देश जो एक तरह से न्यूक्लियर संपन्न देश के तौर पर बैठे हुए हैं, इन देशों को इस बात को स्वीकार करना होगा कि सबसे पहले ये टोटल डिसआर्मामेंट करें। उसके लिए ये शेड्यूल प्रेजेंट करें कि ये शेड्यूल्ड मैनर में कैसे डिसआर्मामेंट करेंगे, और फिर जाकर के मैं एनपीटी और सीटीबीटी का हस्ताक्षर करूँगा। कुल मिलाकर के आप इस तरह की पॉलिसी लाना चाहते हो जिसके तहत आपके पास जितना स्टॉक पाइल है, अमेरिका 7,500 न्यूक्लियर वार हेड का स्टॉक पाइल करके बैठा है, रशिया 5,500 से 8,500 के बीच में न्यूक्लियर स्टॉक पाइल करके बैठा हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर आपके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, उसे डिसआर्मामेंट किए आप पूरे वर्ल्ड को एक न्यूक्लियर एनपीटी और सीटीबीटी में इंडक्ट करा करके उनके ऊपर किसी तरह का न्यूक्लियर वारहेड डेवलप या फिर टेस्ट ना करने की पाबंदी लगाना चाहते हो। ऐसे में ये तो एक इम्बैलेंस हो जाएगा पेरेनली, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी अचीव्ड वेपन है उनका क्या। तो मैं हमेशा से इस बात का समर्थक हूँ कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पहले हो, जब वो हो जाए तो हम एनपीटी का मेंबर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीटीबीटी का मेंबर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं एनपीटी और सीटीबीटी का मेंबर बन जाऊं, पाकिस्तान को भी आप एनपीटी और सीटीबीटी का मेंबर बना लो। व्हाट अबाउट द चाइना इन द एशिया रीजन? वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट काउंट होता है, NWS, उसके पास सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो कल को कभी भी चाइना की मदद करके मुझे ख़त्म कर सकता है। ऐसे में मेरी सॉवरेनिटी, मेरी स्ट्रेटजिकल पोजीशन, मेरे बॉर्डर सिक्योरिटीज़ और मेरी टेक्टिकल शिफ्ट, मेरी टेक्निकल बैलेंस ऑफ पावर को अटैक होता है। मैं ये नहीं कर सकता। आप डिसआर्मामेंट करिए, हम इधर से एनपीटी सीटीबीटी साइन करेंगे। ये डिबेट तब से लेकर के आज दिन तक चल रही है। लेकिन भारत ने एक बेंचमार्क दिया पूरी दुनिया को कि बिना एनपीटी और सीटीबीटी के एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री कैसे प्रोसीड करती है। 2003 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर पॉलिसी रखी जिसमें मोटा मोटा लिखा गया नो फर्स्ट यूज़, NFU। भारत ने कहा कि वो कभी ज़िंदगी में पहला फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा, और फर्स्ट यूज़ तभी होगा जब रिटेलिएशन करना है, यानी कि कोई देश अगर न्यूक्लियर पावर यूज़ करता है भारत का अगेंस्ट। इसमें भी उसने क्लॉज रखा है कि भारत कभी उस देश के खिलाफ न्यूक्लियर पावर यूज़ नहीं करेगा जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। भारत कभी उसके खिलाफ न्यूक्लियर पावर यूज़ नहीं करेगा जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ये दोनों चीज़ों के साथ भारत चल रहा है। भारत ने हमेशा से ये कहा है कि भारत टेस्ट नहीं करेगा। ये भारत ने 2003 के बाद एडमिट किया। भारत ने कहा है कि किसी तरह से प्रोलिफरेशन नहीं होगी। भारत ने कहा है कि सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ डेटरेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन भारत एनरिचमेंट करेगा। अदरवाइज टू अटैक एनीवन और किसी तरह की हेगेमनी इस्टेब्लिश करने के लिए वो ऐसा नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें उसने स्वयं डिस्क्लोज की हैं, एक्सेप्ट की है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें 34-35 साल तक ये दंश तो भोगना पड़ा। ऐसे में हमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपने प्रोसेस, अपने सिस्टम डेवलप करने पड़े, जिसका हमें एक तरफ बहुत फ़ायदा भी हुआ और उसका एक सेकंड साइड भी एग्जिस्ट करता है। उसे ही समझने के लिए हम आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मैंने हर चीज़ के बारे में आपको बहुत खूबसूरती से बताया जो एक इंट्रो चाहिए। 1903 नोबेल प्राइज़ विनर मैरी क्यूरी, जिनके द्वारा पूरे विश्व को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का ज्ञान दिया गया, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, वो खुद भी ये नहीं जानती थी कि ये सब्सटेंस उनकी जान लील लेगा। यानी कि वो स्वयं ल्यूकेमिया की शिकार थी, ब्लड कैंसर, और वो उन्हें इसी के एक्सपोजर से हुआ था। मैरी क्यूरी की ही देन है कि न्यूक्लियर सब्सटेंस के बारे में आपको जानकारी है, और इसी की वजह से
न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल के यूनिट में भी क्यूरी वर्ड यूज़ होता है, ग्रे वर्ड भी यूज़ होता है, मिली ग्रे, माइक्रो ग्रे, और क्यूरी वर्ड भी यूज़ होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर मुझे आपको ये समझाना पड़े कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या इनका रोल है, तभी आगे की बात समझ आएगी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे जो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और वो ऑलवेज कोशिश करते हैं कि वो एक स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि एक अनस्टेबल वर्जन है, इसमें अगर वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें अपने इस एटॉमिक न्यूक्लियाई को तोड़ना पड़ता है। जो वो अपने इस एटॉमिक न्यूक्लियाई को ब्रेक करते हैं, तो नेचुरली एक प्रोसेस फिशन का स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है इसे। ऐसे में ब्रेकेज होने पर एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन धीरे धीरे इस ब्रेक प्रोसेस के माध्यम से वो उस वर्जन तक चले जाते हैं, उस फॉर्म को अचीव कर लेते हैं, जिसके बाद अब उन्हें ये नहीं करना पड़ता, वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम का अपने एटॉमिक न्यूक्लियाई को ब्रेक करके लेड की पोजीशन तक आ जाना। यूरेनियम अनस्टेबल है लेकिन लेड स्टेबल है। आप ध्यान से देखिए, अब तक थोड़ी देर पहले यूरेनियम एग्जिस्टेंस में था, अब उसकी जगह लेड एग्जिस्टेंस में आ गया है, तो यूरेनियम डिके हो गया। यूरेनियम डिके हुआ है एक एक्टिविटी से। वो प्रोसेस क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। और इससे क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। दैट एनर्जी इज अ रेडिएशन, इट इज एमिशन ऑफ द high energy particles and the waves. It is a radiation, so it is radioactive decay. और इसी को कहते हैं हम रेडियो एक्टिव डिके एमिशंस। इस तरह से अनस्टेबल मटेरियल स्टेबिलिटी को रीच करते हैं, और ये हो ही रहा है, चल ही जा रहा है ये प्रक्रिया। एवरी टाइम आप रेडियो एक्टिविटी को एक्सपोज्ड हैं, ऑल द टाइम, और इसे हम कहते हैं हाई बैकग्राउंड रेडियो एक्टिविटी, HBRA। और जब मैं बात करता हूँ रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन की, तो मैं हाई बैकग्राउंड रेडियो एक्टिविटी को एनहांस करने की बात कर रहा हूँ। ऑल द टाइम यू आर अंडर द एक्सपोजर ऑफ द हाई बैकग्राउंड रेडियो एक्टिविटी। वाई? जो बनाना आप खाते हैं, केला, उस बनाना में पोटेशियम है, और उसके अंदर एक मटेरियल है पोटेशियम 40, K40 इज़ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। आई बात समझ में? और कुल मिलाकर के वो आपकी बॉडी में है, लेकिन बॉडी होमोस्टैटिक कंट्रोल पे चलती है। और होमोस्टैटिक कंट्रोल का मतलब ये है कि बॉडी को जितना इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उसे उतना होल्ड करती है, बाकी रिलीज़ करती है। और इन आइटम्स का बायोलॉजिकल हाफ साइकिल टाइम 30 डेज़ का होता है, तो 30 डेज़ बाद वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि चाहे आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, चाहे आप ब्रिंजल की बात कर लें, चाहे कैरेट की बात कर लें, सभी में आपको नज़र आ जाएगा रेडियम, यूरेनियम। ब्रिंजल में तो आपको उसकी स्किन पे ही दिख रहा है कि एक तरह का रेडियम सब्सटेंस उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो खान पान से लेकर के पानी तक हर चीज़ में आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल नज़र आता है। जब आप एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, आप ज़मीन से कई गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एक्सपोजर पर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम ध्यान से देखें तो रेडियो एक्टिविटी के 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। पहला है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स के अंदर कौन कवर होता है? द फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स के अंदर कॉस्मिक सोर्स। और अगर हम नेचुरल सोर्स के अंदर कॉस्मिक सोर्स की बात करें, यानी कि कॉस्मोलॉजिकल, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बैंड अर्थ की तरफ आता है, और इसे हम स्पेक्ट्रम बैंड कहते हैं। इसमें अगर हम शुरुआती बैंड की बात करें, हाई एनर्जी शॉर्ट वेव बैंड, तो इसमें आपको अल्फ़ा पार्टिकल, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब कुछ देखने को मिलती हैं। लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें आप एक्सपोज होते हैं, और ये सारी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, अर्थ की क्रस्ट में कई तरह के मटीरियल हैं। रेडियम 224 है,
यूरेनियम 238 है, थोरियम 232 है, कार्बन 14 है, पोटेशियम 40 है। ये सारे डिके होते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं और अल्टीमेटली वो रेडिएशन को आप एक्सपोज होते हैं। ये हैं टेरेस्ट्रियल नेचुरल सोर्सेज ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल। लेकिन ये सारी चीज़ें एक लिमिट के तहत काम कर रही हैं और आपकी बॉडी इस एक्सपोजर के लिए किसी लेवल तक प्रिपेयर्ड रहती है। बात आती है आर्टिफिशियल सोर्सेज की। आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं जिसने आज की लेवल पर कंटेमिनेशन किया है। आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या है? सबसे पहले जहाँ पर भी न्यूक्लियर फ्यूल के लिए हम माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि यूरेनियम माइनिंग या फिर मोनाजाइट सैंड की माइनिंग, वहाँ पर जो भी लेफ्ट आउट प्रोडक्ट बचा है, वेस्ट, वो एक तरह का सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस मटेरियल को कंटामिनेट करता है। तो आपको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस तीनों स्टेट ऑफ मैटर में नज़र आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका, जहाँ पर हम फ्यूल फैब्रिकेशन कर रहे हैं, यानी कि उस माइंड मटेरियल का फ्यूल फैब्रिकेशन। फ्यूल फैब्रिकेशन स्टेजेस में बहुत सारा मटेरियल एमिशंस भी होता है, कई बारी लीकेजेस भी हो जाती हैं और कई बारी उसमें से वेस्ट निकलते हैं। उनकी डंपिंग के दौरान ये होता है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में कई बारी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 1979 3 माइल आइलैंड, मिडलटन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट था पर ज़्यादा लोगों की वहाँ पे किसी की जान नहीं गई। 1986 ऑस्टवाइल यूएसएसआर और अल्टीमेटली यूक्रेन, द चेरनोबिल एक्सीडेंट, काफ़ी लोगों की जान गई। 2011 जापान, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट अर्थक्वेक की वजह से आया था, जहाँ पर पहले यानी कि 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल, ये दोनों एक्सीडेंटल थे। एक तरह के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के कोर में हीट इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो फ्यूल पैलेट्स थे उनके रिसाव होने शुरू हो गए थे। वहीं पर फुकुशिमा एक तरह का नेचुरल डिज़ास्टर के माध्यम से अर्थक्वेक द्वारा ट्रिगर किया गया था, लेकिन कई समय तक मछलियों और सब्जियों में रेडिएशंस आ चुकी थी। कुल मिलाकर के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में कई बारी आपको एक्सीडेंट्स देखने पड़ते हैं, कई बारी लीकेजेस हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों के माध्यम से आपको एक्सपोज होता है। फाइनली डिस्पोजल, जब आप वेस्ट डिस्पोज करते हैं या फिर जब आप स्पेंट फ्यूल को रीप्रोसेस करते हैं, स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी और द वेस्ट डिस्पोजेबल मैकेनिज़्म, इनके माध्यम से भी आपको कई तरह के रेडियो हज़ार्ड्स ऑब्जर्व होते हैं। तो ये सारे आर्टिफिशियल सोर्स हैं जिन्हें हमें कंटेमिनेट करना है। इसके अलावा छोटे छोटे न्यूक्लियर टेस्ट चाहे वो वाटर बॉडी में किए गए हैं, चाहे राजस्थान के पोखरण में किए गए हैं। उन न्यूक्लियर टेस्ट से जो वो क्लाउड बनता है धुएँ का, उसे कहते हैं फॉल आउट। तो फॉल आउट के द्वारा आपको कई तरह के मटेरियल मिलते हैं, जो मटेरियल ज़िंदगी के लिए डिवास्टेटिंग है, जिनमें स्ट्रोंटियम आता है, स्ट्रोंटियम 90, आयोडीन 131, सीजियम 137, स्ट्रोंटियम 90, आयोडीन 131, सीजियम 137। ये फॉल आउट में अवेलेबल होने वाले मटेरियल हैं या फिर यूज्ड फ्यूल, स्पेंट फ्यूल से निकलने वाले मटेरियल हैं। इसकी वजह से ये भी बहुत घातक नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरह के न्यूक्लियर अटैक्स आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरह के मेडिकल रिसर्च सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर्स में आप इस तरह के रेडियो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसे एक्सराज मशीन्स हैं, एक्सरा मटेरियल्स हैं। उन सारी जगहों के डिस्पोजल से भी आपको ये चीज़ें फील हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के रेडियो हज़ार्ड्स को कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत सारे आर्टिफिशियल रीजंस और आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। इनके बेसिस पर जब हम बात करें तो हमें आज के लेवल पर डिस्कस करना है आर्टिफिशियल एस्पेक्ट। और आर्टिफिशियल एस्पेक्ट पर बात करें तो देखना है कि किस तरह से एक पॉल्यूटेंट है और ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है। पहले मैं प्रोसेस बताऊंगा, डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे और उस डेफिनेशन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, पॉल्यूशन कैसे होता है सुगनिदान, इसमें कैसे क्या कर देंगे। देखो, दो तरह से सुगनिदान नुकसान पहुंचाया जाता है, एक आयोनाइज्ड रेडियो एक्टिव एमिशन, एक नॉन आयोनाइज्ड रेडियो एक्टिव। पहले मैं नॉन आयोनाइज्ड आपको समझाता हूँ। नॉन आयोनाइज्ड का यहाँ पर महत्व क्या है, देखिए। नॉन आयोनाइज्ड वो रेडियो एमिशन माने जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल एमिशन है जिसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में जो लार्ज वेवलेंथ वाली वेव्स एंड पार्टिकल्स हैं, बात उसकी हो रही है, यानी कि इंफ्रारेड से लेके रेडियो वेव्स तक, इंफ्रारेड से लेकर के
अब इंफ्रारेड से लेकर के रेडियो वेव्स के बीच में बात करें तो आप मुझे कहेंगे सर उदाहरणता, फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल लॉन्ग वेव यूवी रेडिएशंस, लॉन्ग वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड माइक्रोवेव। ध्यान से आज मेरी एक बात सुनो, जब ये पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं इनके रास्ते में कोई मीडियम तो आएगा, सॉलिड, गैस, लिक्विड। ये जिस भी मीडियम से पास कर रहे हैं उस मीडियम में एटम मॉलिक्यूल्स हैं। ये पार्टिकल्स और वेव्स उनसे क्रॉस होते हैं, उन एटम और मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस इंड्यूस करते हैं। नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस में वाइब्रेशन तो इंड्यूस होती हैं, जिससे इतनी वाइब्रेशन है कि हीट पैदा हुई, बट इतनी नहीं कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए, नहीं। इसलिए केवल हीट थर्मल इम्पैक्ट, जैसे माइक्रोवेव ओवन के अंदर सामान रख देते हो, गर्म हो जाता है, पक जाता है कि नहीं, बस ये वही है। अब आपसे कोई पूछे कि नॉन आयोनाइज से क्या क्या नुकसान होते हैं, जब हम चले जाते हैं ना मुंह उठा करके समुद्री किनारों पे शामों को, आंखें ऐसे खोल खोल के, बर्फ़ के मैदानों पे बिना गॉगल्स के, मार्बल से सनी हुई धरती पर दोपहर के 1:30-2 बजे वहाँ पे पड़ के रेडिएशन ऐसे आंखों में घुस जाती है। फिर कहते हैं देखो क्या हो गया, कैटरैक्ट। स्किन पे देखो क्या हो रहा है, सनबर्न। वाइट ब्लड सेल देखो मेरे कितने घटे से रहे हैं, बाल देखो मेरे किधर फुर्र हो गए। 1-2 साल पहले मैं पफ बना के उड़ता था और अब तो बस मेरे पीछे ही हिलते हैं थोड़े से। ये बालों का झड़ जाना, ये आँखों का कैटरैक्ट, ये वाइट सेल का कम हो जाना और ये चमड़ी का जल जाना, ये सब किसकी वजह से? नॉन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इस तरह का रेडिएक्टिव पॉल्यूटेंट। दूसरा वर्जन समझाने के लिए मुझे सिम्मी कुछ समझाना पड़ेगा बेटा। वो क्या? देखो सिमरन, क्या होता है न्यूक्लियर प्रोसेस में, जैसे ये एक यूरेनियम है, ये उसका एटम है। पहले तो ये टूटेगा, टूट करके ये ऐसे बनेगा, ये भी टूट करके छोटा ही छोटा होता जा रहा है ना। स्मॉलर से स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियाई में ये स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई ह्यूमन सेल में एंटर हो जाते हैं। अब नॉन आयोनाइज्ड वाले ने तो गरम किया, लेकिन आयोनाइज्ड वाले कौन से हैं? सुनो, ये वो हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में हाई एनर्जी और स्मॉल वेवलेंथ वाला पार्टिकल्स, यानी कि आपसे कोई पूछे कि रेडिएशन किस चीज़ की होती है, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल्स कुणाल, इलेक्ट्रॉन एंड गामा रेज। गामा रेज माने शॉर्ट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट वेव माने हाई एनर्जी, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ इज वेरी स्मॉल, तो इट इज अ शॉर्ट वेव। तो हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स, हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स एंड हाई एनर्जी गामा रेज, ये एमिट होती हैं आयोनाइज्ड रेडिएशन में। और जब ये मीडियम से पास होंगी, तो उदाहरण था पानी, जब पानी से पास होंगी तो जो एटम है, एटम में ये इतनी वाइब्रेशन इंड्यूस कर देंगे एटम को पता ही लगे क्या होने लगा। और उसके इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहे हैं, न्यूक्लियस कुछ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पील हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन छूटेंगे। अब इलेक्ट्रॉन छूट छाट होने लगे, ऐसे में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, जो ले लेगा नेगेटिव। एटम को बदल के रख दिया इसने आयन में, और जब एटम आयन में हो जाते हैं तो अनस्टेबल हो जाते हैं। फिर ये टिक के कहाँ बैठने वाले, कहते हैं क्या बना दिया हमारा, फिर ये भी मस्ती करने लग जाते हैं। और ऐसे में ये हिल हिल करके उस पानी में आने वाले जितने भी प्रोटीन हैं उनको भी बाइफरकेट कर देते हैं। इसी तरह से आपकी जो बॉडी है ये सेल से बनी हुई है, नीचे से ऊपर तक केवल सेल है। प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस के अलावा 70% पानी है। ये एटॉमिक न्यूक्लियाई मटेरियल घुस गया आके इस ह्यूमन सेल के अंदर,
और ह्यूमन सेल के अंदर आने वाला ये न्यूक्लियर, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल, ये था आयोनाइज्ड रेडियो एक्टिव मटीरियल। इसने आकर के सेल के पानी में हुड़कंप मचा दिया, एटम को आयन में बदल के रख दिया, और आयन ने वहाँ पे अवेलेबल प्रोटीन यानी कि डीएनए को तोड़ के रख दिया। और डीएनए जब टूटा तो डिस्टॉर्ट हो गया, और डिस्टॉर्शन के बाद एक तो वो सेल भी बिगड़ गया, और ऊपर से प्रजनन क्रिया के माध्यम से जो नए बच्चे में जा रहे हैं सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन ले लेके जा रहे हैं, क्योंकि डीएनए ही बिगड़ गया। तो फिर एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन क्या बनेंगे, और प्रोटीन और एंजाइम ही अगर डिस्टॉर्टेड बनेंगे तो फर्दर जा कर के सेल भी नई बॉडी में वही तो बनेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जीन डिस्टॉर्ट हो जाएगा डीएनए नाम के प्रोटीन के डिस्टॉर्ट होने से। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी के सेल उसके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, वेजिटेबल को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बर्बाद करना, तो इसे क्या मैं पॉल्यूटेंट ना कहूँ, और इसे मैं क्या कहूँ, तुम बता दो। ये हैं प्रदूषक तत्व, ठीक है। बस सिद्ध हो गया कि ये एक प्रदूषण होता है। अब कुल मिला करके ये था आयोनाइज्ड। या आप मुझसे पूछें क्या कर रहा है, दो तरह से ये आपके शरीर को आघात कर देता है। ये दोनों प्रक्रिया दो तरह से आघात करती हैं। एक होता है सोमैटिक डिजीजेस, सोमैटिक इम्पैक्ट, और दूसरा होता है जेनेटिक। सोमैटिक इम्पैक्ट का, सोमैटिक डिजीजेस का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि रेडिएशन डिजीजेस, एक्सपोजर रेडिएशन से, जैसे कैटरेक्ट हो जाना, स्किन का जल जाना, बालों गिर जाना, धीरे धीरे सेल डिस्टॉर्ट हो जाना, कैंसर भी इसमें काउंट हो जाता है, कैंसर हो जाना, किडनी, लीवर, लंग, फाइब्रोसिस और अदर प्रॉब्लम हो जाना। जेनेटिकल प्रोसेस में ही परिवर्तन कर देना, यानी कि सेल में घुस के म्यूटेशंस कर देने। जितने भी रीजनरेशन से जुड़े हुए सेल हैं उन सब में डिस्टॉर्शन कर देना कि जेनेटिकल इशू। इसलिए ये सबसे घातक वेस्ट है, क्योंकि ये एक मनुष्य को नहीं, आने वाली हज़ारों सालों तक कई पीढ़ियों का नाश कर देता, पीढ़ी दर पीढ़ी जान लेता है। ये इम्पोर्टेंट है इसका। आई बात समझ में? अब आप कहें कि इतना घातक है, मतलब क्या इसका मतलब है? जितने भी रेडियो एक्टिव मटीरियल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। वो क्या? इनका डिके कांस्टेंट रेट पे होता है, इसलिए हमें इनकी लाइफ साइकिल पता है। हम इनका हाफ लाइफ साइकिल पता लगा पाते हैं, मतलब उस पूरे मटेरियल का, सब्सटेंस के टोटल एटम में से हाफ एटम्स ख़त्म होने तक का जो समय है वो उसका हाफ लाइफ साइकिल है। कुछ का कुछ सेकंड होता है, कुछ का हज़ारों साल होता है। अब आप कहेंगे कि और क्या है सर एक्सपोजर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम द मोबाइल नेटवर्क टावर्स। वो टावर से जो रेडिएशन होती है ना बेटा, आपके फ़ोन में लगा है एंटीना। अब आप कहेंगे सर ये कौन से ज़माने की बातें कर रहे हो, मेरे तो फ़ोन में एंटीना है ही नहीं। ये दो जो सफ़ेद लाइनें हैं, और एप्पल के मोबाइल में जो पीछे दो लंबी, ये हैं नए ज़माने के टावर। ये पुराने नोकिया वाले टावर अब नहीं। ये टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिग्नल रिसीव भी करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिग्नल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये दो तरह के प्रॉब्लम इंड्यूस करते हैं, एक तो थर्मल चेंजेस और एक नॉन थर्मल चेंजेस। यानी कि ये इतना ही लेवल का सिग्नल, इतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एब्जॉर्ब करते हैं कि ये केवल गर्म होते हैं और आपको गर्म करते हैं, तो आप में ये साइकोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस करते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, रिसर्च की गई और पाया गया है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी आपके अंदर नॉन थर्मल चेंजेस इंड्यूस करते हैं। यानी कि बॉडी के सेल में, हमारे शरीरों के सेल में कैल्शियम की बिहेवियर को बदल के रख देते हैं पूरी तरह से, और इसकी वजह से फिर आपकी बॉडी के सेल डिस्टॉर्ट होने लग जाते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने लग जाती हैं। इससे भी पाया गया है कि कई तरह के हार्ट अटैक्स के इशू और कैंसर के इफेक्ट हुए हैं। सबसे अधिक इनका असर होता है पक्षियों पे। कारण ये है कि पक्षियों का सरफेस एरिया उनके वजन से बहुत ज़्यादा होता है। इतना सा कबूतर तोलने पे आओ तो कुछ वजन नहीं होगा, लेकिन जब फैलता है हवा में तो इतना हो जाता है। इसकी वजह से मैक्सिमम एक्सपोजर करते हैं बॉडी पे, और बॉडी वेट कम होने की वजह से लिक्विड कंटेंट बहुत कम है,
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिक्विड से इंटरेक्ट करके उसमें आयनाइजेशन करती हैं, इसलिए कम लिक्विड होने की वजह से थर्मल इम्पैक्ट और इरिटेशन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्केल पे होता है, क्योंकि सरफेस एरिया अधिक था तो एक्सपोजर अधिक हुआ, बॉडी वेट कम था, इसकी वजह से नाश हो जाते हैं। और अगला कारण वेव्स के आ जाने की वजह से इनके वो जो पाथवेज इन्होंने बनाए होते हैं, सुबह घोंसले से उड़ के आई होती हैं तो रास्ते में पाथवे क्रिएट करती आती हैं, वापस भी उसी रास्ते से जाना है, वेव्स उन पाथवेज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, पागलों की तरह घूमती फिरती रहती हैं देखना, और आके टावरों से टकरा के मरती हैं। ओके, पंजाबी में कहते हैं तेरा सिर चढ़ के मर जाएंगी, वही है ये है मतलब पॉल्यूटेंट। अब इस पर आगे की चर्चा करते हैं कि आगे काम कैसे होना चाहिए, और इसी पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी किस तरह की इसको कैटेगराइजेशन की गई है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है इसे ठीक करने को लेकर के। हाँ भाई, अब देखो पॉल्यूशन तो हो रहा है, नुकसान तो पहुंचा रही है, इस पॉल्यूशन को ट्रीट करने के भी हमारे पास मैकेनिज़्म है। हमारी कंट्री में अब तक डिफरेंट लॉज पास किए गए हैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितनी भी हमारे देश में पावर जनरेट हो रही है न्यूक्लियर पावर के अंदर, ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के तहत हो रही है। समय आगे बढ़ा, 1962 के इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत ही देश में एक बॉडी एग्जिस्टेंस में आएगी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अगर आपको कोई